पोरोजेनेटिक फोर्सेस के अंतर्गत अब तक हमने फोल्ट का विस्तृत अध्ययन किया। अब हम फोल्ट या भ्रंश का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने देखा था कि जो फोल्ट व फोल्ड हैं ये दोनों कैसे हैं, क्षैतिज संचलन बल हैं। तो क्षैतिज संचलन बल जब एक दूसरे की दिशा में अग्रसर होते हैं तो उसे संपीड़न बल या फिर वलन का निर्माण होता है। और जब क्षैतिज बल एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, तो उससे क्या होता है, फोल्ट या भ्रंश का निर्माण होता है। तो अब हम देख चुके थे कि भ्रंश किसे कहते हैं। अब हम भ्रंश के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो अगर देखा जाए तो जो भ्रंश होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य भ्रंश, दूसरा है उत्क्रम भ्रंश और तीसरा है ट्रांसकरेंट भ्रंश। तो जो नॉर्मल फॉल्ट है इसमें क्या होता है कि जब मान लो ये चट्टान है, तो जब चट्टानें क्या होती है, विपरीत दिशा में यानी तनाव बल के कारण विपरीत दिशा में खिसकती है, तो उससे क्या हो जाता है, चट्टानों के मध्य दरार बन जाती है, जिसके कारण चट्टान के क्या होगा, ये वाला भाग उससे दूर खिसक जाएगा। तो इसे ही सामान्य भ्रंश या फोल्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन उत्क्रम भ्रंश की अगर बात की जाए तो सामान्यतः जो फोल्ट होता है उसका निर्माण तनाव बल के कारण ही होता है। फोल्ट का निर्माण मुख्यतः तनाव बल के कारण होता है, लेकिन उत्क्रम भ्रंश एक ऐसा फोल्ट है जिसका निर्माण संपीड़न बल के कारण होता है। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि जब सामान्यतः भ्रंश का निर्माण होता है तो जो चट्टानों का विस्तार, क्षेत्रीय विस्तार है वो बढ़ जाता है, लेकिन संपीड़न बल के कारण निर्मित उत्क्रम भ्रंश एक ऐसा भ्रंश है जिसमें चट्टानों का क्षेत्रीय जो विस्तार होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसमें क्या होता है कि चट्टानों, मान लो अगर देखा जाए तो इस प्रकार से चट्टानें जब एक दूसरे की दिशा में ही गतिशील होती है तो फोल्ट के कारण क्या होता है कि एक चट्टान का भाग अगर देखा जाए इस प्रकार से, मान लो ये वाला पार्ट यहाँ था, अब खिसक के नीचे की ओर आ गया, तो इसके कारण संपीड़न बल के कारण क्या होता है कि चट्टानें क्या होती है, एक दूसरे की दिशा में खिसकती है और ये संपीड़न बल इतना ज़्यादा प्रभावी होता है कि चट्टानें टूटकर क्या हो जाती है, एक चट्टानी भाग नीचे चला जाता है और एक ऊपर उड़ जाता है। तो पहले ये जो इसका चट्टानी विस्तार अगर बात की जाए, ये समान प्रकार की चट्टानें, अब ये वाला भाग अगर देखा जाए तो ये भ्रंश संपीड़न बल के कारण क्या हो गया, नीचे की तरफ, पहले यहाँ था अब यहाँ से नीचे की तरफ खिसक गया। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसका, ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, कम हो गया, तो क्षेत्रीय विस्तार इसमें क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसको जेड की आकृति से हम दिखा सकते हैं कि ये जो पहले चट्टानें थी, अब क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है, मान लो ये वाली चट्टानें यहाँ आ गई, क्या हुआ कि अत्यधिक संपीड़न बल के कारण चट्टानें एक भ्रंश के तल के समान क्या हो जाती है, टूट जाती है, टूटकर एक भाग इसका क्या हो जाता है, नीचे की ओर खिसक जाता है, जिससे चट्टानों का क्षेत्रीय विस्तार घट जाता है और उत्क्रम भ्रंश का निर्माण होता है। तीसरा जो भ्रंश होता है वो होता है ट्रांसकरेंट फॉल्ट या फिर ट्रांसकरेंट भ्रंश। इसमें क्या होता है, न तो चट्टानों का क्षेत्रीय विस्तार बढ़ता है, न ही चट्टानों का क्षेत्रीय विस्तार घटता है। इसमें क्षैतिज दिशा में ही क्या होता है कि चट्टानें, मान लो इस तरीके से जो चट्टानें हैं वो क्या होती है, ये 2 प्रकार की चट्टानें हैं। तो अब मान लो ये इधर की तरफ गतिशील है और ये इधर की तरफ गतिशील है, यानी इसमें बल कैसे गतिशील है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में तो है, लेकिन जब यहाँ पे फोल्ट का निर्माण होगा तो ये चट्टानें इधर खिसक जाएगी और ये चट्टानें क्या होगी, इधर की तरफ फोल्ट, तो ये चट्टानें इधर की तरफ खिसक जाएगी, ये इधर खिसक जाएगी, ये इधर खिसक जाएगी। तो यानी इसमें चट्टानें क्या होती है, एक दूसरे के सारे ऐसे रगड़ मारते हुए खिसकती है, तो इसको कहा जाता है ट्रांसकरेंट फॉल्ट। इस प्रकार से फॉल्ट के 3 प्रकार हैं। अब हमने भूसंचलन का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है। इसके पश्चात हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फॉल्ट के बाद, ये तो फॉल्ट के विभिन्न प्रकार हैं, लेकिन एक विशेष चीज इसमें पढ़ने के लिए होती है जिसमें हम देखते हैं कि फॉल्ट के द्वारा मुख्यतः कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण
होता है। तो इसके साथ ही हम इसका अध्ययन कर लेते हैं कि ये जो, तो भूगोल में हम देखते हैं कि भ्रंशन की जो प्रक्रिया है, भ्रंश के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। तो भ्रंशन के साथ साथ हम इन स्थलाकृतियों का भी अध्ययन कर लेते हैं। तो भ्रंश के द्वारा मुख्यतः 4 प्रकार की स्थलाकृतियां निर्मित होती है। पहला है भ्रंश घाटी, दूसरा है रैंप घाटी, तीसरा है भ्रंश या ब्लॉक पर्वत, और चौथा है हॉर्ज पर्वत। तो ये 4 प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं ये मुख्यतः भ्रंशन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है। इसमें हम पहली का अगर अध्ययन करें, भ्रंश घाटी, तो हम देखते हैं कि भ्रंश घाटी जो है उसका निर्माण तब होता है जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। यानी अगर बात की जाए भ्रंश घाटी, तो ये 2 भ्रंश रेखाएं हैं, इनके सारे क्या हो गया, ये जो बीच का चट्टानी स्तंभ है ये क्या हो गया, नीचे की ओर खिसक गया। ये जो दोनों तरफ के भ्रंश के दोनों किनारों के जो स्थलखंड है वो अपनी जगह पर क्या है, स्थिर है, इनमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। लेकिन इनके बीच का जो भाग है वो क्या हो गया, नीचे की ओर खिसक गया। पहले यहाँ था, फिर नीचे की ओर खिसक गया, जिसके कारण क्या हो गया, इस प्रकार की एक घाटी का निर्माण हुआ। तो इसे ही भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा अगर बात किया जाए रैंप घाटी, तो रैंप घाटी का निर्माण कब होता है कि रैंप घाटी का निर्माण उस स्थिति में होता है जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच का स्तंभ तो क्या होता है, यथावत रहता है। यानी बीच के स्तंभ क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, और उसके संपीड़न बल के कारण क्या होगा, संपीड़न बल के कारण ये जो दोनों उसके पास वाले जो स्तंभ है, किनारे वाले जो स्तंभ है, वो क्या होंगे, ऊपर की ओर उठ जाएंगे। तो जब चट्टानों के बीच का स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है, इसमें मुख्यतः तनाव बल कार्यरत होगा। भ्रंश घाटी के निर्माण में तनाव बल कार्यरत होता है और रैंप घाटी के निर्माण में मुख्यतः संपीड़न बल कार्यरत होता है। तो उसके कारण क्या होगा, जब किनारे के स्तंभ ऊपर की ओर उठ जाए तो उससे जिस घाटी का निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है, रैंप घाटी। और तनाव बल के कारण जब बीच का स्तंभ नीचे की ओर धंस जाए तो उससे जिस घाटी का निर्माण होता है उसको कहा जाता है भ्रंश घाटी। अब तीसरी जो स्थलाकृति है वो है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत का निर्माण भी किसकी वजह से होता है, तनाव बल के कारण। तो ब्लॉक पर्वत में क्या होगा कि जब 2 भ्रंशों के बीच का स्तंभ क्या रहेगा, मान लो ये भ्रंश हैं, 2 भ्रंश रेखाएं हैं, इनकी जो बात की जाए तो इनके बीच का स्तंभ जब यथावत रहेगा और किनारे के स्तंभ क्या होंगे, नीचे की ओर धंस जाएंगे, यानी ये क्या चले गए, नीचे चले गए। तो इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होगा। बीच वाला स्तंभ तो यथावत है और किनारे वाले जो पार्ट है वो क्या हो गए, नीचे धंस गए। तो इससे जिस पर्वत का निर्माण हुआ, इस पर्वत को क्या कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत। तो ये इसके पास में घाटियों का निर्माण हो जाएगा और बीच में एक उठावा भाग, जो स्तंभ यथावत था वो उठावा दिखने लगेगा, इसको ही क्या कहा जाएगा, ब्लॉक पर्वत। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो उसको कहा जाता है हॉर्ज पर्वत। हॉर्ज पर्वत में क्या होता है, किनारे के स्तंभ यथावत रहते हैं। मान लो ये एक प्रकार से चट्टानी स्थल है और 2 भ्रंश रेखाएं हैं, तो जब बीच का स्तंभ यथावत है लेकिन निकटवर्ती स्तंभ क्या होंगे, इसमें निकटवर्ती बीच हॉर्ज पर्वत में क्या होगा, जब 2 भ्रंश के किनारों के स्तंभ तो यथावत हैं और बीच का स्तंभ क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। यानी ये वाला स्तंभ ये समान है, अपनी जगह पर यथावत है, ये दोनों स्तंभ अपनी जगह पर यथावत है, लेकिन बीच का स्तंभ क्या हो गया, ऊपर उठ गया। अब ऊपर उठने से जिस पर्वत का निर्माण होता है इसको क्या कहा जाएगा, हॉर्ज पर्वत। तो एक बार फिर से हम इनको देख लेते हैं। भ्रंश घाटी, जब 2 भ्रंश रेखाओं के किनारे के स्थलखंड स्थिर रहे और बीच का स्थलखंड नीचे धंस जाए
तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। ये तनाव बल के कारण होता है। रैंप घाटी में क्या होता है? संपीड़न बल के कारण जब बीच का दो भ्रंश रेखाओं के मध्य का भाग स्थिर रहे और किनारे के स्थलखंड ऊपर उठ जाएं, तो रैंप घाटी का निर्माण होता है। ब्लॉक पर्वत, जब दो भ्रंश रेखाओं का मध्य का स्थलखंड स्थिर रहे और किनारे के स्थलखंड नीचे धंस जाए, तो इससे ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। ये भी तनाव बल के कारण ही होता है। और जब दो भ्रंश रेखाओं के किनारे के स्थलखंड स्थिर रहें और मध्य का भाग ऊपर उठ जाए, तो उससे हॉर्ज पर्वत का निर्माण होता है। तो ये तनाव द्वारा यह निर्मित मुख्य क्षैतिज बलों के द्वारा निर्मित कुछ मुख्य स्थलाकृतियां है। भ्रंशन के द्वारा निर्मित मुख्य स्थलाकृतियां भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, ब्लॉक पर्वत, हॉर्ज पर्वत।